हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे विमा तथा विमीय सूत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और इसमें सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे विमा डायमेंशन क्या है। तो देखिए बच्चों, स्क्रीन पर लिखा हुआ है विमा वह घात है अर्थात पावर है जो किस पर लगाई जाती है, मूल राशियों पर लगाई जाती है। और किस लिए? व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए। अर्थात विमा वह घात है जो किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। जैसे अगर हमें क्षेत्रफल का, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, तो इसमें हमें लंबाई पर 2 पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि लंबाई गुणित चौड़ाई इसका सूत्र होता है। और लंबाई भी एक मूल राशि है और चौड़ाई लंबाई का ही रूप है, तो इसलिए लंबाई में लंबाई का ही गुणा करना पड़ा, तो पावर लगी 2। तो इस प्रकार इसकी विमा बन गई 2। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे विमीय सूत्र। तो ध्यान रहे, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए जो घात लगाई जाती है उसे विमा कहते हैं, एवं घात लगे हुए प्राप्त संबंध को विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ये है स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन बटे समयांतराल। ये वही समयांतराल है जितने समय में ये स्थिति में परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान दें बच्चों, स्थिति में परिवर्तन होता है विस्थापन, जो कि आप क्लास 9 में पढ़े होंगे। कोई वस्तु स्थिति ए से स्थिति बी में गई, तो इन दोनों स्थितियों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट परिवर्तन है, अंतर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट है, स्थिति में परिवर्तन। ये वाली प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर होता है क्या? विस्थापन। और यहाँ से इस स्थिति में परिवर्तन में जितना समय लगा वो समय अंतराल है। तो आप इसे लिख सकते हैं विस्थापन बटे समय। ये जो विस्थापन है, 2 बिंदुओं की बीच की निम्नतम दूरी होती है, और दूरी लंबाई का रूप है। और लंबाई का विमीय सूत्र मैंने इस चैप्टर के पहले ही लेक्चर में जो एक टेबल बनवाया था, उस टेबल में आपको मिलेगा। लंबाई का विमीय सूत्र होता है एल, कैपिटल एल, और उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे। ये लिखने का तरीका है उसका। अपॉन समय, समयांतराल या समय का विमीय सूत्र होगा टी, कैपिटल टी। फिर इसके बाद आप इस टी को अंश में ले जाएंगे, तो एल तो जैसा है वैसे रहेगा, टी ऊपर आएगा तो टी नीचे पावर है इसकी 1, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा -1। तो ये हो गया एल टी की पावर -1, जो कि वेग का विमीय सूत्र है। इसी तरह अगर हम दूसरा उदाहरण लें, बल। अगर हमें बल का विमीय सूत्र निकालना हो तो पहले हम उसका सूत्र लिखेंगे। देखिए, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त करने के लिए हमें उसका व्युत्पन्न मात्रक और सूत्र मालूम होना चाहिए। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान का विमीय सूत्र होगा m, और त्वरण का विमीय सूत्र होगा LT की पावर -2। जिस तरह हमने यहाँ वेग का विमीय सूत्र निकाला, अगर उसी तरह त्वरण का विमीय सूत्र निकालते तो त्वरण का फार्मूला बनेगा वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल।
क्या बनेगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, और वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल अर्थात lt की पावर -1, ये वेग परिवर्तन हो जाता है। और पूरे का बटे लगाते हैं t, तो वो t फिर से ऊपर आता है, यानी एक t इनवर्स और अंश में आता, तो वो t इनवर्स इसमें जुड़ जाता, तो lt की पावर क्या बन जाता? -1। ये फार्मूला बन गया आपका mlt की पावर -2, जो कि बल का विमीय सूत्र है। ठीक, इसी तरह अगर हम आपसे कहें घनत्व का विमीय सूत्र बताइए, तीसरे नंबर में घनत्व। ठीक है, तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो पहले तो हम सूत्र लिखेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का विमीय सूत्र कैपिटल M, आयतन का विमीय सूत्र क्या होगा? देखिए, जैसे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, उसी तरह आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अर्थात यहीं अगर हम देख लें इसको, तो आयतन का सूत्र बनेगा लंबाई यानी एक L, चौड़ाई दूसरा L आ जाएगा, ऊंचाई तीसरा L आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लंबाई के ही रूप हैं, तो तीन बार L आएगा, तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी? हाँ, L3, मतलब L की पावर 3। तो आयतन का विमीय सूत्र बन गया L की पावर 3। ठीक, अब इसको हम क्रम से लिख देंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो m L की पावर -3। ये है घनत्व का विमीय सूत्र। तो चलिए इतना नोट करिए। लंबाई के ही विस्तृत रूप हैं एवं इन सब का विमीय सूत्र L होता है। ठीक है, देखिए इसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई त्रिज्या व्यास परिधि जीवा चाप दूरी विस्थापन इत्यादि सभी राशियां लंबाई के ही रूप हैं। जैसे चौड़ाई, इस कमरे की अगर हम चौड़ाई और लंबाई में तुलना करें, तो हम चौड़ाई इस दीवार से इस दीवार तक की दूरी मापेंगे, और लंबाई इस दीवार से उस दीवार तक की डिस्टेंस या दूरी मापेंगे। तो दोनों में तो हम माप रहे हैं एक ही राशि को। जो छोटी है उसको हम चौड़ाई बोल रहे हैं, जो बड़ी है उसको लंबाई बोल रहे हैं। तो है तो रूप लंबाई का ही। उसी तरह त्रिज्या गहराई या ऊंचाई वो भी डिस्टेंस की होगी। तो इन्हें आप याद रखिएगा, इतनी राशियां सब लंबाई के ही विस्तृत रूप हैं, और इन सभी का विमीय सूत्र कैपिटल L होगा। ठीक है, नीचे का एग्जाम्पल आप नोट कर लिए होंगे, बता रहे हैं इसको। विमाओं के उपयोग यूज ऑफ डायमेंशन ठीक है, चलिए इनको समझते चलिए साथ में। पहला यूज है इसका, किसी भौतिक राशि की
राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने में, ठीक है, जो डिफिनेशन में ही पहले पढ़े एकदम सिंपल से कॉमन। विमा का उपयोग हम किस में किए? विमीय सूत्र ज्ञात करने में। पहला यूज तो मैंने यही किया था। जैसे अगर हमें आयतन का सूत्र निकालना है तो पहले हम लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अभी जो मैंने आपको नोट पॉइंट बताया उसमें बताया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों क्या हैं? एक ही लंबाई के ही विस्तृत रूप हैं। तो इसका विमीय सूत्र L और इसका भी विमीय सूत्र L और इसका भी विमीय सूत्र L। अब इनकी डायमेंशन का चलिए हम प्रयोग कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन कितनी है? 1। किसी भौतिक राशि पर अगर कोई विमा नहीं लिखी तो हम क्या मानते हैं? उसकी पावर को 1 मानते हैं, और पावर ही विमा होती है। तो इस L की पावर कितनी है? 1। इसकी विमा कितनी हुई? 1। इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1, यानी ये तीनों की विमा कितनी है? 1। अगर हम तीनों का गुणा कर लें तो क्या बनेगा? L की पावर 3, जो कि आयतन का विमीय सूत्र है। तो मैंने इनकी विमाओं का प्रयोग आयतन का विमीय सूत्र ज्ञात करने में किया। ये पहला उपयोग हो गया डायमेंशन का। डायमेंशन का उपयोग पढ़ रहे हैं, डायमेंशनल फार्मूला का नहीं। ध्यान रहे, किसका उपयोग पढ़ रहे हैं? विमा का प्रयोग कर रहे हैं, विमीय सूत्र का नहीं। विमा का प्रयोग करके मैंने क्या प्राप्त किया? विमीय सूत्र। चलिए सेकंड नंबर है आपका, सेकंड यूज इसका है, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने में। नेक्स्ट यूज इसका क्या है? डायमेंशंस का, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने में। ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जो मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ये हम कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है तो हम किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें विमीय सूत्र पता है तो हम उस विमीय सूत्र की सहायता से उसका व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं बल। अभी आप पढ़े बल का पहले विमीय सूत्र लिखिए। विमीय सूत्र क्या होता है? mLT की पावर -2। अभी जस्ट मैंने निकाल कर वहां आपको दिखाया था। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT की पावर -2। अब हम इसकी मदद से बल का व्युत्पन्न मात्रक पता करना चाहते हैं। बल का क्या पता करना चाहते हैं? तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? देखिए ये जो बल है 3 मूल राशियों पर निर्भर कर रहा है, या 3 मूल राशियों की विमाओं पर निर्भर कर रहा है। m मीन्स मास यानी द्रव्यमान, l मीन्स लेंथ अर्थात लंबाई, और t मीन्स टाइम अर्थात समय। ये इंग्लिश नेम के पहले लेटर लिए गए हैं, मास लेंथ टाइम, ठीक है। तो ये m क्या है? मास, जिसका द्रव्यमान जिसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। सेकंड नंबर पर है आपका लेंथ अर्थात लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और लास्ट में है आपका टाइम। टाइम का यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो सेकंड की पावर -2 है। आप इसे ऐसा भी पढ़ते हैं
किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा ऐसे जाता है, तो पढ़ते क्या इसको हम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बल का व्युत्पन्न मात्रक है। शॉर्टकट में इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, संक्षिप्त में हम इसी को क्या कहते हैं न्यूटन। पर उसका एमकेएस या एसआई यूनिट क्या होती है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये बल का व्युत्पन्न मात्रक है। उसी तरह अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कार्य, ठीक, तो कार्य का विमेय सूत्र होता है ml² t की पावर -2। कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है ml² t की पावर -2। अगर आपको याद नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम हर भौतिक राशि का विमेय सूत्र याद रखें, पर सामान्यतः जो ज़्यादा उपयोग में आती हैं उनका हमें याद ही रहे तो अच्छा है। तो अगर हम कार्य का विमेय सूत्र निकालना चाहें तो कार्य का सूत्र क्या होता है पहले उसको लिखेंगे। कार्य का सूत्र होता है बल बटे Q/D, बल बटे विस्थापन। सही बता रहे हैं, कंफ्यूज मत होइए। कार्य बराबर बल गुणित बल बटे विस्थापन है, बल गुणित। अरे किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं कार्य कहते हैं ना। तो सूत्र क्या बनेगा बल गुणित विस्थापन। हम सोचे कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो, क्लियर हो जाए। ठीक, तो बल का विमेय सूत्र विस्थापन का विमेय सूत्र, बल का विमेय सूत्र आप निकाल चुके हैं mlt की पावर -2 और विस्थापन का सूत्र होगा L ना। तो ये बन जाएगा आपका, इसमें गुणा हो जाएगा L का, तो ml² t की पावर -2। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी भौतिक राशि का अगर आपको सूत्र पता है तो आप विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम जो प्रयोग क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करने के लिए हम विमेय सूत्र का प्रयोग या विमाओं का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ हमको कार्य का व्युत्पन्न मात्रक बताना है। वैसे तो हम कार्य को जूल में मापते हैं, पर व्युत्पन्न मात्रक उसका होगा क्या, तो चलिए देखिए। तो पहले हमने उसका क्या लिखा विमेय सूत्र। अब इस विमेय सूत्र में है क्या आपका व्युत्पन्न मात्रक। पहले नंबर पर है m मीन्स मास ना, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी। अच्छा, विमेय सूत्र में जितने भी होंगे सब मूल राशियां ही होंगी, जो 7 मूल राशियां हैं उन्हीं में से, और mlt ये 3 ही ज्यादा आएंगे। ठीक, तो ये है आपका मास, अर्थात इसकी यूनिट हम रखेंगे किलोग्राम। और सेकंड नंबर पर है लेंथ, इसकी यूनिट मीटर, पर इसकी पावर 2 लगी है तो हम क्या रखेंगे मीटर स्क्वायर। और लास्ट है आपका सेकंड हो जाएगा, ये टाइम है तो सेकंड की पावर -2, या आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम जूल भी कहते हैं। तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कार्य का व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का व्युत्पन्न मात्रक है। तो ऐसा नहीं कि केवल विमा की सहायता से ही इन्हें निकाला जाए, लेकिन हाँ विमा की विमेय सूत्र की सहायता या विमाओं की सहायता से भी मात्रक को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम यूज पढ़ रहे हैं ना, विमाओं के उपयोग पढ़ रहे हैं, तो उसका सेकंड यूज ये है। तो ठीक है, इसे नोट करिए फटाफट। का परीक्षण करने में, चलिए इसको समझते हैं। कोई समीकरण दिया हो जो कुछ भौतिक राशियों के बीच के संबंध को दर्शा रहा हो और हमें चेक करना हो, परीक्षण करना हो कि वह समीकरण सत्य है अथवा असत्य। उसके लिए एक बात जान लीजिए, जिस तरह आप बीजगणित में पढ़े होंगे कि समान आधार व घात वाले पदों को ही
आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे? समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अर्थात अगर कहीं दो राशियां जुड़ी हुई हैं आपस में, तो इनका मतलब इनके घात समान रहे होंगे, इनकी विमाएं समान रही होंगी, तभी जोड़ा गया है। ये मैं उसी का इन्वर्स बोल दिया हूँ। अगर हम ये कहें कि समान विमा वाली भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। अब इसी स्टेटमेंट को आप पलट कर बोलिए तो दूसरा निष्कर्ष इसका निकलेगा कि यदि कहीं दो या दो से अधिक भौतिक राशियां आपस में जोड़ी गई हैं या घटाई गई हैं, तो इसका मतलब उनकी विमाएं समान रही होंगी, क्योंकि रूल कहता है कि विमाएं समान होंगी तभी जोड़ा या घटाया जाएगा। तो अगर जोड़ा घटाया गया है, इसका मतलब विमाएं समान रही होंगी। चलिए हम एक बहुत ही फेमस इक्वेशन का प्रयोग कर लेते हैं। आप लोग कक्षा 9 में जरूर पढ़े होंगे उसको। गति के समीकरण v बराबर u प्लस at है एक समीकरण, ठीक है। जैसे और हम चेक करना चाहते हैं कि यह समीकरण सत्य है अथवा सत्य तो है ही। किसी ने इसको डिराइव किया है, ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत वैज्ञानिकों का इस पर अमूल समय लगा है इसको प्राप्त करने में। तो ये 100% सत्य तो है, पर हम अपने संतुष्टि के लिए इसको चेक करना चाहते हैं, इसका हम परीक्षण करना चाहते हैं कि ये इक्वेशन सही है अथवा गलत है। तो कोई भी इक्वेशन सत्य है अथवा असत्य, इसका निर्धारण हम विमीय सूत्र विमाओं की सहायता से करेंगे। और वह समीकरण सत्य तभी माना जाएगा जब बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर होगी। बाएं पक्ष की विमा, जैसे आप रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते समय आप बाएं पक्ष में तत्वों की संख्या दाएं पक्ष में तत्वों की संख्या को बराबर दिखाते हैं ना, उसी तरह यहाँ विमा को हम बराबर दिखाएंगे। बाएं पक्ष में जो विमा है वही दाएं पक्ष में विमा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो समीकरण सत्य है, अन्यथा असत्य। तो चलिए विमा की सहायता से हम इसे चेक करते हैं। तो पहले हम बाएं पक्ष की विमा निकालेंगे ना, LHS की विमा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की विमा कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो LHS में है क्या? V की विमा, V की विमा, क्योंकि LHS में तो केवल एक ही पद है V होता क्या है? अंतिम वेग। इस इक्वेशन में V क्या है? U क्या है? A क्या है? और T क्या है? समय है। तो चलिए, तो V की विमा होगी LT की पावर -1। अभी पहले मैंने निकाला ना, वेग की विमा क्या होगी? LT की पावर -1। तो पहले साइड में LT की पावर -1 आया LHS में। अब अगर यही उधर भी आए तो हम मानेंगे कि इक्वेशन सही है। तो चलिए अब राइट हैंड साइड की विमा, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, एक U है और एक AT है। तो अब या तो हम U का विमा निकाल लें या तो AT की विमा निकाल लें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि U की जो विमा होगी वही AT की विमा होगी, तभी तो इन दोनों को जोड़ा गया है। इस साइड में दो टर्म्स हैं U और AT, U में AT को जोड़ा गया है। इसके पहले भी मैंने अब नोट पॉइंट क्या बताया आपको कि अगर दो भौतिक राशियां आपस में जोड़ी गई हैं या घटाई गई हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी विमाएं समान रही होंगी। उनकी विमाएं क्या रही होंगी? समान रही होंगी। जैसे
एक बहुपद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपस में जोड़ी गई हैं और घात समान भी है। तो अगर हमें बहुपद की घात पूछे तो चाहे हम इसकी बता दें चाहे इसकी बता दें, कोई टेंशन नहीं। हाँ, घात अलग अलग होती तो हम देखते कि दोनों में से किसकी पावर अधिक है तो हम बहुपद की घात बोलते, पर दोनों की घात सेम है तो किसी की भी बता दें। हाँ, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ तो सीधा सीधा जुड़ भी जाएगा, ये थोड़ा अलग अलग प्रकार की थी इसलिए एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर अलग लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर अलग लिख रहे हैं, पर दोनों की बीमा तो यहाँ भी समान बोलेंगे और यहाँ भी दोनों की बीमा समान ही है, क्योंकि यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जुड़ जाएगा फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पर ये तो सीधा सीधा जुड़ नहीं पा रहा है, इस तरह से ये जुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन बीमा तो पूरा 2 ही मानी जाएगी ना। तो योग अथवा अंतर बीमाएं समान होंगी तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है, ऐसा हमारा अलजेब्रिक रूल भी कहता है। अलजेब्रा में अगर हम बीजगणित में यही पढ़े हैं, वही रूल यहाँ भी लगता है। अगर कहीं 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में जोड़ी गई हैं या घटाई गई हैं, उसका मतलब उनकी बीमाएं समान रही होंगी। तो यहाँ u में AT को जोड़ा गया है, अर्थात u की जो बीमा होगी वही AT की बीमा होगी। हम निकाल कर चेक भी कर सकते हैं, तो चलिए u की तो होगी ही होगी, u में तो हमें कोई डाउट नहीं, वैसे भी हम सोच सकते हैं ये अंतिम वेग ये प्रारंभिक वेग है, एक ही बिरादरी के दोनों, जो अंत एक अंत में एक लास्ट में, वो तो सेम टू सेम होगा ही, तो देखकर ही पता चल रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा हमें डाउट लग रहा है 80 में, चलिए हम 80 का ही निकाल कर चेक कर लेते हैं, चाहे आप u का निकालिए चाहे 80 का निकालिए। तो चलिए u80 का निकाल लेते हैं, 80 की बीमा, ठीक है। तो 80 की बीमा होगी क्या, a क्या है त्वरण और t क्या है समय। त्वरण की बीमा मतलब a की बीमा इंटू t की बीमा, t की बीमा ऐसे ही बनेगा, दो राशियां हैं इनका गुणा हुआ है तो हम दोनों की बीमाओं का भी गुणा कर लेंगे। a त्वरण है, अभी उसके पहले मैंने आपको त्वरण बताया, त्वरण क्या होता है LT की पावर -2, वन तो वेग का होता है, त्वरण का LT की पावर आप यूनिट से भी पकड़ सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड क्या है टाइम, टाइम पर स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर आएगा तो t की पावर -2 बनेगा ना, और मीटर क्या है लंबाई, उसका L बनेगा, तो a की बीमा क्या बनी LT की पावर -2, ठीक है ना, इंटू अभी लास्ट में हम आपको एक चार्ट बनवा देंगे जिसमें ज़्यादा यूज में आने वाली जो राशियाँ हैं जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन, क्षेत्रफल, बल, कार्य, ऊर्जा, ये अक्सर प्रयोग में आती रहती हैं, तो उनका विमेय सूत्र आप याद कर लीजिए तो बढ़िया होगा, कुछ का तो याद ही कर लीजिए, सभी भौतिक राशियों का तो याद करना संभव नहीं है और समय बर्बादी भी होगी उसमें, क्योंकि हम रूल जानते हैं निकाल लेंगे, कैलकुलेट करके पता कर लेंगे अगर हमें आवश्यकता होगी, पर कुछ तो याद होना ही चाहिए ना। जैसे अब टेबल पढ़ते हो पहाड़ा, तो कम से कम 10-20 तक तो पहाड़ा याद होना चाहिए, लेकिन नहीं याद है तो हम जरूरत पड़ने पर बना सकते हैं, हमारे पास तरीका है, हम गुणा करके वो पहाड़ा को बना सकते हैं। पर अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन पड़ गया और 8 दूनी कितना होता है तो क्या हम गुणा भाग करना स्टार्ट कर देंगे, कम से कम छोटी मोटी जो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं उनका हमें याद होना। उसी तरह जो छोटी मोटी राशियाँ जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, द्रव्यमान है, बल है, वेग है, त्वरण है, तो इन सब का कम से कम आपको याद रहे तो अच्छा होगा। तो चलिए, तो a की बीमा इंटू t क्या है समय है, समय की बीमा बीमी सूत्र क्या होगा t, टाइम पहले लेटर t से और उस पर कोई पावर तो है नहीं, ठीक। अब चलिए अब क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, LT की पावर -2 इंटू t, एक ब्रैकेट में कर लीजिए उसको ना, इस t की पावर कुछ नहीं तो क्या है एक
तो देखिए एल को तो मैंने जैसा का तैसा उतार दिया, समान आधार वाले घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स रूल हो गया। तो t की पावर -2 + 1 हो जाएगा। t की पावर, इसकी पावर -2, उसकी पावर कितनी, अब ये घटेगा तो कितना बनेगा, l बना, और t की पावर कितना होता है -2 में 1 आप घटा देंगे तो -1 बचेगा, बचेगा नहीं। ये तो वही विमा आ गई जो LHS की विमा थी। LHS की विमा क्या थी, LT की पावर -1, और मैंने राइट हैंड साइड की विमा निकाला, वो भी LT की पावर -1 दिया। हाँ, राइट हैंड साइड की विमा आप दूसरे तरीके से U से भी निकाल सकते थे, तो U का तो आएगा ही, क्योंकि वो भी तो वेग है, वो तो सीधा सीधा हमको दिख रहा था। तो दूसरा वाला एग्जांपल ले लिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिए मैंने राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड की विमा निकाली, और दोनों साइड की विमाएं क्या हैं, सेम है, आपस में समानताएं हैं दोनों में, अतः यह समीकरण सत्य है। ठीक है, नोट। चलिए देखिए विमा के अगले प्रयोग में, किसी भौतिक राशि के एक पद्धति में प्राप्त आंकिक मान, मतलब एक पद्धति में हमको आंकिक मान दिया रहे और कहा जाए कि दूसरी पद्धति में इसी राशि का मान क्या होगा। तो उसके लिए पहले फार्मूला देख लीजिए, पहले हम सूत्र बना लेंगे इसके लिए, उसी सूत्र की सहायता से हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कह दिया कि 1 मीटर लंबाई है, जो कि MKS पद्धति में है, मीटर MKS पद्धति का मात्रक है। आप इसे CGS पद्धति में बताइए कितना होगा। यहाँ तो 1 मीटर है ना, CGS पद्धति में तो 1 होगा नहीं, इसकी वैल्यू कितना होती है 100। ये कॉमन सी बात है, सबको मालूम रहता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हमको पता तो है ये सब कि अगर हम 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये MKS पद्धति है और ये CGS पद्धति है। अगर यही प्रश्न हमको कह देता कि आप इसको बदलिए, MKS में देकर CGS में पूछ लेता, या CGS में देकर के MKS में इसकी वैल्यू क्या होगी पूछ लेता, ठीक। 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, न्यूटन MKS पद्धति में मात्रक होता है, डाइन CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो वही प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए पहले एक पर्टिकुलर फार्मूला बना लें, मान लेते हैं। अच्छा, एक बात तो है कि आंकिक मान और मात्रक बदल जाते हैं पद्धतियाँ बदलने पर। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, लेकिन ना तो 1 100 के बराबर है, ना तो मीटर सेंटीमीटर के बराबर है, ना तो 1 100 के बराबर है, ये हो नहीं सकता, और ना तो मीटर सेंटीमीटर के बराबर है। अलग अलग तो अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए आंकिक मान और मात्रक को, तो इस पद्धति में बिल्कुल अलग है और उस पद्धति में भी बिल्कुल अलग है, कोई समानता नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, दोनों चीजें बदल गई हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गई है और यूनिट भी बदल गई है। पर इन दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है, मल्टीप्लिकेशन माना जाता है कि इसका गुणा ही माना जाएगा। ये हमेशा मानकर इसको ऑपरेट करेंगे कि इसका इसमें क्या है गुणा है, तो इन दोनों का गुणनफल तो बराबर होगा। जैसे 1 × m मतलब 1 मीटर, सो क्या पढ़ेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 × सेंटीमीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 5 गुना, x का 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना करना हो तो इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन ही करते हैं। ये 100 गुना बढ़ गया ना सेंटीमीटर, 100 गुना हो गया। तो वैसे ही यदि सूत्र को समझिए ध्यान से, यदि किसी भौतिक राशि, उस राशि को P से चलिए प्रदर्शित करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी P है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, ABCD कुछ भी रख सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। का
एक पद्धति में आंकिक मान n1 व मात्रक u1 हो। ये n1 u1 से क्या लेना देना है? n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले लेटर n से उसको मैंने दर्शा दिया। अब पहली पद्धति में n1 मान रहे हैं, तो दूसरी पद्धति में क्या मान लेंगे? n2 मान लेंगे। और मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, मात्रक को इंग्लिश में, इसलिए पहली पद्धति में u1 मान लेंगे, तो दूसरी पद्धति में क्या मान लेंगे? u2 हो। तथा दूसरी पद्धति में आंकिक मान, उसी राशि की बात हो रही है, P की ही बात हो रही है, P का ही पहली पद्धति में आंकिक मान u1 और मात्रक आंकिक मान n1 और मात्रक u1 है, और इसी P का दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 व मात्रक u2 हो, तो ये n1 n2 के बराबर नहीं हो सकता, u1 u2 के बराबर नहीं हो सकता, ये तो हमको पता है। पर ये P की वैल्यू जो है n1 u1 के गुणनफल के तो बराबर होगी 100%, और n2 u2 के बराबर होगी। जैसे इसको हम ले लें 1, इसको ले लें मीटर, तो 1 मीटर, इसको ले लें 100, इसको ले लें सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बन जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे इसको हम ले लिए 1, इसको ले लिए मीटर, क्या ले लिए? मीटर। इसको ले लिए 100, इसको ले लिए सेंटीमीटर, तो ये बराबर नहीं होता है। तो आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है वो पहली पद्धति में और दूसरी पद्धति में बराबर रहेगा। पहली पद्धति में आंकिक मान गुणित मात्रक बराबर दूसरी पद्धति में आंकिक मान गुणित मात्रक। इसी तरह अगर कोई तीसरी पद्धति में है तो उसमें भी आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल तीनों बराबर हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब सुनिए, विमीय सूत्र तो अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता नहीं, अलग अलग पद्धति में विमीय सूत्र अलग अलग नहीं होगा। अगर बल का विमीय सूत्र mLT की पावर -2 है तो ये सबके लिए है। हाँ, बीमा बदल सकती है, बीमा क्या हो सकती है? बदल सकती है। ओ, ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ। जब विमीय सूत्र एक रहेगा तो बीमा भी सेम रहेगी, जब विमीय सूत्र भी एक ही रहेगा तो बीमा भी क्या रहेगी? तो बीमा बदलेगी तब तो विमीय सूत्र ही बदल गया, तो ना तो बीमा बदलेगी ना तो विमीय सूत्र बदलेगा। मात्रक केवल बदलेंगे, केवल क्या बदलेंगे? यूनिट बदलेंगे, डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो जैसे ये u1 है मात्रक, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n1, ठीक है, u1 के स्थान पर हम लिख दे रहे हैं m1 l1 t1। सामान्यतः यही तीन प्रयोग में आती है mLT 1। पहली पद्धति में सब में हमने क्या कर दिया 1 1 1, दूसरे में क्या कर देंगे 2 2 2, लेकिन बीमा नहीं बदलेंगे। अगर इसकी बीमा हम मान रहे हैं A, इसकी बीमा मान रहे हैं B, इसकी बीमा मान रहे हैं C, तो दूसरी साइड में भी ABC होगा। हाँ, ABC ही होगा। तो N2 को तो जैसा का तैसा मैंने उतार लिया। अब यहाँ क्या करेंगे? अब M1 के स्थान पे, M1 क्या है पहली पद्धति में मात्रक, अब ये दूसरी पद्धति में तो होगा नहीं, बदल जाएगा ना। चलिए उसको हम M2 ले लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं और L2 मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं T2 मान लेते हैं। मात्रक तो बदल जाएगा ना, मात्रक तो सेम रहेगा नहीं, बीमा सेम रहेगी। मात्रक अलग चीज है, बीमा अलग। हाँ, बीमा पावर होती है तो वो नहीं बदलेगी,
वो जो इस साइड होगी वही उस साइड होगी, तो मात्रक वही नहीं होगा। देखिए इधर मीटर की पावर कितनी 1, उधर सेंटीमीटर की पावर भी तो 1 ही है। ऐसा कोई संबंध नहीं देखते होंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जो पावर इस तरफ विमा की होगी वही पावर उस तरफ भी होगी, भले मात्रक बदल जाएगा लेकिन विमा कभी नहीं बदलेगी। तो हमने मात्रक को अलग अलग लिया, M1 L1 T1, उधर लग दिया M2 L2 T2, पर विमा हमको सेम रखनी पड़ेगी। इसकी विमा A, इसकी विमा B, इसकी विमा C, क्योंकि वही विमा इस साइड भी है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए पहली पद्धति में आपको अंकित मान दिया है, दूसरी पद्धति में पूछ लिया। पहली पद्धति में आंकिक मान दिया है, मतलब एक पद्धति में आंकिक मान दिया है और दूसरी पद्धति में पूछ लेगा, तो जो आंकिक मान दिया है उसको हम मान लेंगे N1 और जो हमसे पूछ रहा है उसको मान लेंगे N2। ऐसे ही करेंगे कैलकुलेशन करते समय। ये भी मैं सवाल लगाने की पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। जो दिया रहेगा जिस पद्धति में दिया है, जैसे हमसे कहा कि गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये एमकेएस पद्धति में है, आप सीजीएस पद्धति में बताओ कितना होगा। ठीक, प्रश्न समझ में आया? क्या कह रहा है, एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आप सीजीएस पद्धति में बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका आंकिक मान क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, पहली पद्धति में जो दिया है 9.8 उसको हम मान लेंगे N1 और दूसरी पद्धति में जो हमसे पूछ रहा है उसको मान लेंगे N2। तो यहाँ से N2 अगर फार्मूला बनाए, N2 का फार्मूला बनाए, ठीक, N2 की वैल्यू क्या है, ये तो पूरा रहेगा N1 और M1 L1 T1 की पावर ABC, ठीक है। और ये वाला पूरा टर्म अगर इस साइड हम लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो उधर बचेगा क्या N2, हम N2 ही तो निकालना चाहते हैं। तो M2 L2 T2 की पावर ABC बस N2 तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। N2 की वैल्यू यही आएगी इस समीकरण से। N2 की वैल्यू निकालें तो ये मिलेगा ना। अब इस समीकरण से N2 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो N2 को छोड़ कर बाकी सबको इधर उठा लाओ, तो इस तरह हो जाएगा। या इसी को और थोड़ा हम ठीक से लिख ले रहे हैं, N2 इंटू, जैसे जिनकी पावर समान होती है उनको हम एक ब्रैकेट में लिखकर होल पावर बना लेते हैं कि नहीं। जैसे अगर लिखा हुआ है x स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, तो हम क्या लिख देते हैं इसको x बटे वाई का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं कि नहीं। दो पद हैं, दोनों की पावर समान है और भाग में है, तो हम दोनों को एक में लिख करके होल पावर बना देंगे। तो उसी तरह M1 M2 की पावर सेम है, M1 पर भी पावर a है और M2 की पावर कितनी है a, तो हम इसको ऐसा लिख दे रहे हैं M1 बटे M2 और होल पावर a, दोनों का अगर पावर a है तो हम उसको होल पावर a बना देंगे, ठीक है। इंटू L1 L2 की पावर सेम है, तो क्या लिख सकते हैं L1 बटे L2 होल पावर क्या बना दे रहे हैं b है, क्योंकि देखो L1 पर भी पावर b है और L2 पर भी पावर b है, तो L1 L2 को मैंने एक ब्रैकेट में लिखा और होल पावर b लगा दिया। उसी तरह आप देख रहे होंगे कि T1 T2 की भी पावर सेम है, तो T1 T2 को एक ब्रैकेट में लिखकर होल पावर c बना दें, तो T1 बटे T2 होल पावर c। तो ये है सूत्र जो इसमें हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसका, देखिए इसका उपयोग करना है। यदि एमकेएस पद्धति में जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो सीजीएस पद्धति में इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना सीजीएस पद्धति में जी का मान N2 है,
ठीक है। तो N1 पहली पद्धति में होगा जो कि आपको दिया गया है। मैं आपको तरीका बताया था, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम पहली पद्धति में मान, वो पहली पद्धति है उसको हम मान लेंगे N1। तो पहली पद्धति में आंकिक मान 9.8 दिया गया है, मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि केवल आंकिक मान लिखा है ना। और N2 ऊंच रखा है, N2 से पूछा गया है। सूत्र क्या हमारा है, N2 इज इक्वल्स टू N1 N2 M1 बटे M2 M1 बटे M2 की होल पावर 0। अभी बता रहे हैं क्यों। L1 बटे L2 की होल पावर 1 इंटू T1 बटे T2 की होल पावर -2 होगा ना। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं पता नहीं, क्योंकि ये है क्या, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको हम जिस दर्शाते हैं का विमीय सूत्र। अब त्वरण चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे मंदन हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी त्वरण हो, त्वरण की विमा तो सेम होगी ना। विमीय सूत्र क्या था, विमीय सूत्र LT की पावर -2, मतलब m नहीं था, m नहीं था मतलब उसकी पावर क्या है, 0 है। L और T तो दिख रहे थे ना, जो दिख रहे हैं उसको समझ में आ रहा है कितनी पावर है, जो नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसकी पावर 0 होगी, उसकी पावर क्या होगी 0। तो m पर पावर कितनी आएगी, तो जो हमने फार्मूला यहाँ लिया है m वाले पद की पावर a, तो यहाँ a की वैल्यू क्या है 0। और अगला है l वाला, l की पावर क्या बनेगी यहाँ, सॉरी 1 आ गई। अगला टर्म है t वाला, तो उसकी पावर c है, तो यहाँ से अगर पावर निकालें तो c की पावर क्या मिलेगी आपको -2, ऐसे ही बनेगा, इसलिए हमने इसको ऐसा कर दिया। अब जिसकी पावर 0 ही है उसको कोई कैलकुलेशन नहीं, उसको तो छोड़ दें, ठीक है। N2 इज इक्वल्स टू N1 की वैल्यू कितना है 9.8, N1 की वैल्यू कितनी, और जिसकी पावर 0 उसका मान तो 1 हो गया। वेरिएबल में आप चर, जिस चर की घात 0 हो जाती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चर की घात अगर 0 हो उसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा चर है, चर तो है ही है। एमकेएस पद्धति में मीटर है, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर है, तो बदल तो गया ना। अगर एमकेएस पद्धति में भी वही होता, सीजीएस पद्धति में भी वही होता, तो उसको मानते हैं अचर है, कांस्टेंट है, ये बदलता नहीं है। लेकिन मात्रक तो पद्धति में बदल जाते हैं, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ये क्या है, तो इसको हम वेरिएबल की तरह एक्ट करेंगे। तो ये तो 1 हो गया। अब L1 L2 इस पर ध्यान देंगे, ठीक। चलिए L1 क्या है, एमकेएस पद्धति पहली पद्धति में मात्रक, L1 पहली पद्धति में मात्रक, यहाँ वही किए थे ना हम, M1 पहली पद्धति में मात्रक, M2 L1 पहली में, L2 इसी तरह यहाँ T1 पहली पद्धति में और T2। अब वही चीज यहाँ लगाओ आप, L1 पहले में, L2 हमारे लिए पहली पद्धति कौन है MKS, और हम दूसरी किसको मान रहे हैं CGS। भाई MKS में हमको दिया है और CGS में पूछा है, जो वैल्यू दिया है MKS में दिया है और पूछा किसमें है CGS में। तो MKS में हम यूनिट लेंगे और CGS में, तो L1 लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर और सेंटीमीटर होता है, पर किसमें MKS पहली पद्धति क्या है, MKS पहली पद्धति क्या है, तो MKS में लंबाई का मात्रक मीटर, इसलिए L1 के स्थान पर क्या रखेंगे
मीटर। बस में आ रही है क्योंकि पहली पद्धति एमकेएस है और एमकेएस में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। चलिए बटे L2 क्या है, दूसरी पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर। L2 दूसरी पद्धति में मात्रक है और दूसरी हमारी पद्धति क्या है, सीजीएस है, जिसमें हमसे पूछा गया है तो उसका मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। होल पावर कितनी है, 1। ठीक है, इनटू। चलिए अब टाइम पर थोड़ा ध्यान दीजिए। टाइम क्या है, सेकंड पहली पद्धति में, सेकंड दूसरी पद्धति में सेकंड, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और पावर -2। तो N2 इज इक्वल्स टू 9.8 इंटू, अब इसको तो छोड़िए, मीटर से सेंटीमीटर कटेगा नहीं, यहाँ तो सेकंड से सेकंड कट गया, सेम यूनिट, पर मीटर से सेंटीमीटर कटेगा नहीं, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें तो कट जाएगा। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए इस मीटर को हमने कर दिया 100 सेंटीमीटर और नीचे वाले सेंटीमीटर को उतार दिया जैसा का तैसे। ठीक है ना, इसकी पावर 1, तो पावर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। और इस ये बन गया 1 की पावर -2, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 की पावर -2, अरे नीचे करेंगे तो 1 की पावर +2 हो जाएगा। अब चाहे 1 की पावर नीचे +2 है तब भी तो 1 ही आएगा, तो 1/1 आएगा ना, नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे 1 की पावर -2 है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको नीचे लाइए तो 1/1 की पावर 2 बनेगा, तो 1 की पावर 2 मतलब 1 ही होगा, तो 1/1 मतलब कुल मिलाकर आया क्या, 1 आया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, तो 9.8 इंटू ये क्या है 100 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक, तो अब मैं सूत्र निकाल दे रहा हूँ, 980, तो कितना आ गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना, क्योंकि सीजीएस पद्धति में होता क्या है मात्र सेंटीमीटर। तो हमको दिया गया था एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कहा गया कि सीजीएस पद्धति में अर्थात सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 980। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट यूज है इसका, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। जैसे सिंपल पेंडुलम के आवर्तकाल T बराबर सूत्र होता है 2π√L/G। क्या होता है 2π√L/G, जहाँ L है लोलक की लंबाई, ये होता है आपका सिंपल पेंडुलम, तो ये लंबाई है आपकी L और G है गुरुत्वीय त्वरण। आवर्तकाल क्या होता है, ये अपनी ये इसकी मध्यमान स्थिति है, तो उसकी मध्यमान स्थिति से एक बार आगे जाना, फिर लौट कर पीछे आना, फिर वापस आकर के यहीं आना, तो इतना गति करने में जितना समय लगता है वही समय अंतराल आवर्तकाल होता है। अभी हमको केवल इसके सूत्र पर फोकस करना है, ये एक फार्मूला है। ठीक है, हम लिखेंगे फोन आ रहा है, अरे